तम नमो नमः। आज की आरएससी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम थोड़ा एक गुरु वंदना कर लेते हैं। सभी हाथ जोड़े। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चलिए, आज का टॉपिक तो अपना चल रहा था पहले भी, जो नेक्स्ट क्लास थी आफ्टर हुई थी उसमें अपना था प्रत्यय। क्या चल रहा था? प्रत्यय। तो उस प्रत्यय क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कल आपको पढ़ाया था अपन ने सत्री प्रत्यय। कौन सा पढ़ाया था? सत्री प्रत्यय। तो आज हम बात करेंगे सानज प्रत्यय की। किसकी करेंगे? सानज प्रत्यय। सानज प्रत्यय, इसमें क्या होता है सुन लो पहले ध्यान से। इसमें होता क्या है सानज प्रत्यय में, जो इससे पहले यानी कि एक तो सत्री और सानज, ये दोनों कैसे प्रत्यय हैं? ये दोनों एक दूसरे के ही समान हैं, अर्थात इनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। क्योंकि सानज और सत्री, सानज और सत्री दोनों ही प्रत्यय, सानज और सत्री दोनों ही प्रत्यय वर्तमान काल यानी कि सानज और सत्री या सत्री और सानज दोनों प्रत्यय जो होते हैं ये वर्तमान काल की क्रिया में प्रयोग होते हैं। इसलिए हमें क्या है, इन दोनों का एक साथ या एक दूसरे के ध्यान में रखते हुए अध्ययन करना चाहिए। तो देखिएगा, ठीक है ना, सत्री प्रत्यय और सानज प्रत्यय। कल आपको सत्री बताया था, तो आज हम बात करते हैं सानज प्रत्यय की। तो देखिए, अपना है सानज प्रत्यय। अब सानज प्रत्यय में क्या होता है कि इसका शेष क्या बचता है? सबसे पहली बात है शेष बचना। शेष क्या बचता है इसका? आन। क्या बचता है? आन। इसका शेष बचता है आन, ये ध्यान रहे आपको। और इसका प्रयोग करते हैं तो प्रयोग, यानी कि इसका प्रयोग वर्तमान काल की धातुओं के साथ किया जाता है। और इससे जो बना शब्द होता है, इससे जो बना शब्द होता है उसका प्रयोग, जैसे कि रहा है, रही है, हुए, हुआ, समझ रहे हो? ये इसकी क्या है? पहचान। ये क्या है? इसकी पहचान। इसके वाक्य में क्या आएगा? जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुए हैं। इस प्रकार का वर्तमान की स्थिति में इसका पहचान आती है, ये इसकी पहचान होती है। और इसका बचता क्या है? क्या बचता है? आन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद, यहां तक क्लियर? अब इसका ये हो गया, शेष आन बच गया। प्रयोग में अपना देख लिया, वर्तमान काल की धातुओं के साथ इसका प्रयोग किया जाता है और इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। और इससे बनने वाला जो शब्द होगा, जो इससे बनेंगे शब्द, वो क्या कहलाते हैं? यानी कि सानज प्रत्यय से बने शब्द विशेषण कहलाते हैं।
यानी कि सानच प्रत्यय से बने हुए शब्द विशेषण कहलाते हैं। एक बात, इसके साथ साथ क्या है, इसका प्रयोग सानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपद धातुओं यानी कि जो सानच प्रत्यय होता है उसका प्रयोग आत्मनेपद धातुओं में होता है। यानी कि संस्कृत में धातु 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। संस्कृत में धातु 3 प्रकार की होती हैं। ये नोट कर लिया। देखिए, संस्कृत में धातु कितनी होती है? 3 प्रकार की। यानी कि संस्कृत में धातु 3 प्रकार की होती हैं। शायद आपने सुना होगा, देखा होगा। संस्कृत में धातु 3 प्रकार की होती हैं। जैसे नंबर एक परस्मैपद धातु, ठीक है जी। नंबर 2 आत्मनेपद धातु, और नंबर 3 पे आपकी आती है उभयपद धातु। यानी कि धातु 3 प्रकार की होती है, जो आपके सामने स्पष्ट है। दिख रहा है सबको? परस्मैपद धातु, आत्मनेपद धातु और अव्ययपद धातु। अब हम ऐसे कैसे मान सकते हैं कि सर कौन सी तो आत्मनेपद की है और कौन से उभयपद की है, कौन सी परस्मैपद की है? तो मैं आपको कुछ इनके उदाहरण दे रहा हूं। जैसे देखो, इसके सामने मैं लिखता हूं पट धातु। क्या लिखा है? पट धातु, हंस धातु, गम धातु। ये धातु कैसी है? ये धातु परस्मैपद की होती है। ये धातु कैसी होती है? परस्मैपद की होती है। इसके बाद आत्मनेपद में जैसे सेव धातु, लव धातु, मुद धातु। ये कैसी धातु है? ये धातु हमारी ऐसी होती है जो आत्मनेपद में प्रयोग किया जाता है। और सानच प्रत्यय जो होता है अपना, जो ये सानच प्रत्यय होता है ना, ये सानच प्रत्यय, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? आत्मनेपद धातुओं के साथ। सानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपद की धातुओं के साथ किया जाता है। ठीक है यहाँ तक? अब देखिए, इसके बाद होता है उभयपद। इसको समझो थोड़ा सा। उभयपद क्या होता है? यहाँ उभयपद से मतलब समझिएगा कि ये दोनों धातु कौन सी? परस्मैपद और आत्मनेपद। परस्मैपद और आत्मनेपद, ये दोनों धातु क्या है कि एक दूसरे में क्या हो जाती हैं? इंटरचेंज। यदि मान लीजिए इनको कोई आवश्यकता पड़ी तो ये इनके साथ आ जाती है, इनको कोई आवश्यकता पड़ती है तो इनके साथ आ जाती है। कहने का मतलब क्या है? जैसा जिसका स्थिति और काल समय के अनुसार ये बदलती रहती हैं। ये अपना रूप, स्थिति और काल के समय बदलती रहती है। इन्हें कहते हैं उभयपद धातु। क्या कहते हैं? उभयपद धातु। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण, यहां तक उतार लिया सभी ने? नोट करिएगा। चलिए अब देखो, यहां तक हो गया? जैसे मान लो हमने थोड़ा सा एक उदाहरण लेते, छोटा सा, आप समझ जाएंगे तुरंत। जैसे मान लीजिए हमने एक उदाहरण लिया, अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। वाक्य दिख रहा है सबको? अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। तो इसका मतलब है अहम पुस्तकम पठामि।
अहम पुस्तकम पठामी, तो यानी मैं पुस्तक पढ़ता हूं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इसमें अहम पुस्तकम पठामी। अब आपको जो धातु दिख रही है ये पठामी, क्या दिख रही है, पठामी, ये कैसी धातु है पता है तुमको, इसको कहते हैं परस्मैपद पद, परस्मैपद पद धातु। अब इस वक्त यह कैसी धातु है, परस्मैपद पद धातु है, इसका उपयोग यहाँ परस्मैपद पद धातु के रूप में किया जा रहा है। लेकिन यही धातु अब क्या बना देते हैं इसको आत्मनेपद में। जैसे देखो अहम का हो जाता है मया, अहम का क्या हो जाएगा मया, पुस्तकम का पुस्तकम ही रहेगा, पठ्यते। अब यह धातु यानी कि जब कोई कर्तृवाच्य को, समझ रहे हो बात को, जब कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदला जाता है, जब कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदला जाता है तो वह परस्मैपद पद की धातु किस में चेंज हो जाती है, आत्मनेपद में। यानी कि मैं आपको यह दिखाना चाह रहा हूं क्या, कि जो उभयपद धातु होती है वो कैसी होती है, यहाँ क्या थी, ये परस्मैपद थी और यहाँ क्या हो गई, आत्मनेपद हुई नहीं हुई, धातु वही थी ना भाई। धातु तो हमारी क्या थी, मूल पट, क्या थे, पट धातु, मूल धातु क्या थी अपनी, पट धातु। लेकिन हुआ क्या कि यह अपनी परिस्थिति, अपनी स्थिति, काल के हिसाब से क्या हो गई, चेंज हुई नहीं हुई। तो ऐसी धातु जो होती हैं इस प्रकार की, उन्हें क्या कहते हैं, उभयपद धातु। आया नहीं आया समझ में बात, क्लियर। उभयपद धातु किसे कहते हैं, जो अपना स्थिति और काल के हिसाब से अपना रूप परिवर्तन कर लेती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उभयपद धातु। जैसा कि आपके सामने देखने को मिल रहा है। स्पष्ट, कोई दिक्कत किसी को, चलिए नोट कर लिया। इसके बाद देखिए ये जो अपना सानच प्रत्यय है, इसका प्रयोग, सानच प्रत्यय का प्रयोग जो होता है वह सानच प्रत्यय का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। यानी कि जो हमारा सानच प्रत्यय होता है इसका प्रयोग तीनों लिंगों में किया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। यानी कि सानच प्रत्यय का प्रयोग जो होता है वह तीनों लिंगों में किया जाता है। जैसे अब देखो कैसे होता है, एक सारणी बनाएंगे आप, जिसको टेबल बोलते हैं ना अपन, क्या बोलते हैं, टेबल टाइप में। जैसे आपने इधर लिख दिया धातु, क्या लिख दिया, धातु लिख दिया। चलो थोड़ा इधर लिखते हैं, थोड़ा जगह को देखते हैं। यहां क्या लिखा हमने, धातु लिख दिया, प्लस प्रत्यय, क्या लिख दिया, प्रत्यय। इसके बाद लिखते हैं जैसे कि पुल्लिंग, यहां लिखते हैं स्त्रीलिंग, और यहां लिखते हैं नपुंसकलिंग। ठीक है जी, तीन रूप बने। अब क्या होता है देखो, यहां हमने कोई ले लिया सेव धातु, क्या ले लिया, सेव धातु ले लिया, क्या ले लिया, सेव धातु। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, यहां हमने सेव धातु ले लिया तो यहां हो गया सेव धातु प्लस सानच प्रत्यय, क्या आ गया, सानच प्रत्यय। जब सेव धातु में हम सानच प्रत्यय जोड़ते हैं या लगाते हैं तो क्या होता है, रूप क्या बनेगा, यहां बन जाएगा सेवमान, क्या बन जाएगा, सेवमान बन जाएगा। पुल्लिंग में क्या बन जाएगा, सेवमान, और स्त्रीलिंग बन जाएगा सेवमाना, क्या बन जाएगा, सेवमाना, और यहां बन जाएगा सेवमानम,
सेवमानम। तो इस प्रकार से हमारे ये रूप चलते हैं। जैसे लव धातु, कौन सी धातु? लव धातु। तो लव धातु में क्या बनेगा? यह सानच फिर से जोड़ेंगे, लभमान, लभमान और लभमाना और लभमानम। यानी कि इस प्रकार से हमारे ये रूप चलते हैं। इस प्रकार से क्या होता है? शब्दों का उत्पत्ति होती है। जैसे मैंने ले लिया पच धातु, क्या ले लिया? पच धातु। तो इसमें क्या होगा? वही सानच पर जोड़ेंगे। जैसे पचमान, पचमाना और पचमानम, पचमानम। दिख रहा है सबको? तो इस प्रकार से हमने इसके रूप चलाने हैं। जैसे मान के चलो, सब समझता रहा है ना? सबको क्लियर हो रहा है स्थिति? जैसे मैंने लिखा, मान लो मुद धातु, कौन सी ले लिया? मुद प्लस सानच। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना थोड़ा सा यहाँ, कि अपना जो है ना मुद वाला दिख रहा है, मुद, इसमें क्या होता है कि इसको हम थोड़ा आपको अलग से दिखाएंगे कि ये मुद शब्द है हमारा। क्या है? मुद शब्द। इस मुद को क्या होता है? गुण हो जाता है। क्या हो जाता है? गुण। और गुण क्या होता है इसका? इसका गुण हो जाएगा, नीचे करते हैं तो मोद। क्या हो जाता है? मोद। क्या हो जाएगा? मोद। और अब हम क्या है? इसमें रूप लगाएंगे, यानी कि इस मुद को बना देंगे मोद, और मोद बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे? फिर हम लगाएंगे इसमें सानच प्रत्यय। तो देखो कैसे बनेगा, क्या हो जाएगा? मुद प्लस मोदमान, मोद मान, मोद माना, मोद माना और मोद मानम। क्लियर? समझ आ रहा है? तो हमको इस प्रकार से इनके रूप चलाने हैं। हमें इस प्रकार से इनके रूपों को आगे बढ़ाना है। जैसे भास धातु, कौन सी है? भास। अब भास धातु में क्या होगा? सानच प्रत्यय जोड़ देंगे और बराबर भासमान, क्या बन जाएगा? भासमान, भासमानम, भासमाना, भासमाना और भासमानम। थोड़ा ठीक है ना? तो ये बन जाएगा इस प्रकार से। तो कहने का मतलब मेरा आपसे ये हुआ कि जो अपने सानच प्रत्यय है, इसका इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट यहाँ तक का? इसको नोट कर लीजिए, अगला प्रत्यय चलाते हैं। तो ये आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है, ठीक है जी? और देखिए इसके बाद, अब इसके बाद अपन आता है सानच प्रत्यय। नेक्स्ट चले, चलिए। अब देखो ध्यान पूर्वक, एक अपना प्रत्यय आता है जिसका नाम है तव्यत, और इसी के समानार्थी, इसी के समान अर्थ देने वाला है जिसका नाम है अनियर। क्या है? अनियर। ये ऐसे प्रत्यय हैं, इन दोनों का प्रयोग, इन दोनों का जो प्रयोग होता है वह किस में होता है? चाहिए अर्थ में। किस में होता है? चाहिए अर्थ में, या किस में होता है? योग्य अर्थ में। एक बात समझ आई? यानी कि ये दोनों प्रत्यय एक समानार्थी हैं, अर्थात दोनों का अर्थ समान है, इसलिए इन दोनों को मैंने एक साथ तुलनात्मक अध्ययन के लिए आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इन दोनों का अर्थ क्या होता है? चाहिए अर्थ में। यहां तक स्थिति क्लियर? नोट कर लिया? अब देखिए, इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें से शेष क्या बचेगा? तव्यत। तव्यत में से क्या बचेगा? तव्य। और इसमें से क्या बचेगा? अनीय।
क्या बचेगा? अनीय। मैं आपको दोनों का तुलना का अध्ययन करा रहा हूं। इसका क्या है कि इसका प्रयोग तीनों लिंगों में होता है, जबकि इसका यानी कि तव्यत प्रत्यय का प्रयोग तीनों लिंगों में और अनियर का केवल नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे, तव्यत का तीनों लिंगों में और अनियर का केवल नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। अब देखो कैसे समझ आया तक का। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई शब्द लिया, कोई धातु ले लिया। क्या ले लिया? धातु ले लिया हमने, और इधर लगा दिया प्रत्यय। क्या लगा दिया? प्रत्यय। जैसे तव्यत प्रत्यय, ये लगा दी धातु हमने पट धातु। धातु कौन सी ले ली हमने? पट। कौन सी धातु है? पट धातु। अब पट धातु में हमने क्या करना है, यहां हमने लिया पट धातु और यहां लगा दिया तव्यत प्रत्यय। ये तो आपको पता है कि शेष क्या बचेगा? तव्य बचेगा। क्या बचेगा? तव्य बचेगा। जब शेष तव्य बचता है तो इसका जो रूप बनेगा पठितव्य। ये इसका रूप बनकर क्या गया? पठितव्य। क्या बनकर गया? पठितव्य। और इसको कहते हैं अपन क्या? पुरलिंग। पी फोर पुरलिंग। यहां आपको पूरा लिख देता हूं मैं। पुरलिंग में क्या रूप बनेगा? पठितव्य। और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? पठितव्या। पठितव्या। और इसका नपुंसकलिंग रूप बनेगा पठितव्यम। नपुंसकलिंग में थोड़ा जगह का शॉर्ट है, इधर लिख रहा हूं नीचे, ठीक है ना। पठितव्यम। क्या बनेगा? पठितव्यम। तो इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं, यानी कि जो अपना तव्य प्रत्यय है इसके इस प्रकार से रूप चलते हैं। ऐसे ही अपन इसमें कोई भी धातु ले सकते हैं। जैसे अपन ले लिया हंस धातु प्लस तव्यत, वही बन जाएगा हंसितव्य। हंसितव्य बन गया। इधर बन जाएगा हंसितव्या और इधर बन जाएगा हंसितव्यम। तो इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं, इस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। ऐसे ही मान लीजिए हमने लिया खाद धातु। खाद माने होता है खाना। खाद माने खाना। इसका मतलब क्या होता है? पढ़ना। और इसका हंसना, और इसका होता है अपना खाना। ठीक है। खाद धातु प्लस तव्यत प्रत्यय। अब देखो वही खादितव्य, खादितव्य है और खादितव्या और खादितव्यम। समझ रहे हो? इस प्रकार से इनके रूप चलते हैं। किसी को दिक्कत कोई? समझ आ रहा है ना? ऐसी प्रकार आप कितनी भी धातु चला सकते हो इनकी इस प्रकार से। जैसे लिख धातु तव्यत प्रत्यय बराबर लिखतव्य। लिख लिखतव्य और लिखतव्या। लेखतव्य, लेखतव्या और लेखतव्यम। इस प्रकार से रूप दिए जाते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से इनके रूप चलते हैं। इसका जैसे इसमें इस प्रकार बन जाता है कभी कभी, जैसे लिखितव्य।
लिखितव्या और लिखितव्य, लिखितव्यम, ऐसे रूप बन जाते हैं इनके। ठीक है ना, ये दोनों प्रकार से ध्यान रहे। कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बाद अगला अपना आता है, नोट कर लिया, समझता रहा है ना। अब देखो ये सारे इस प्रकार से रूप इनके चेंज होते हैं। इसके बाद अपना आता है दूसरा, इसके बाद अपना रूप आता है अनियर प्रत्यय का। किसका आता है? अनियर प्रत्यय। इसके बाद अपना रूप आता है अनियर प्रत्यय। ये प्रत्यय अनियर का क्या है कि शेष बचता है अनिय। क्या बचता है? अनिय। यानी कि इसका शेष क्या बचेगा? अनिय। शेष क्या बचेगा? अनिय। और इसका जो प्रयोग होता है वो होता है चाहिए अर्थ में। जैसे आपने रूप सुना होगा उसका विधिलिंग लकार का, विधिलिंग लकार का। जैसे मैं लिख दूं तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो तुम्हें के लिए त्वम पठेत, तुम पठेत अर्थात तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हें जाना चाहिए, तुम गच्छेत, तुम्हें हंसना चाहिए, तुम हंसेत। तो ऐसे इनके रूप चलते हैं कि जैसे कि चाहिए अर्थ में, तो इनका चाहिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो अब इसका प्रयोग देखिए कैसे होता है। ये तो हो गया ना, समझ आया कि तुम्हें पढ़ना चाहिए तो तुम पठेत, ये हो जाता है अपना विधि लिंग लकार के अर्थ में। संस्कृत में लकार कितने होते हैं? 5। उनमें से एक कौन सा है? विधि लिंग लकार। समझ आ रही है ना। देखिए अब चलिए अनियर में क्या होता है। इसके भी अपन को सारणी बनानी है, लेकिन इसका प्रयोग केवल किस में होता है? नपुंसक लिंग में। किस में होता है? नपुंसक लिंग में। इसलिए हमें क्या करना है, यहां धातु प्लस प्रत्यय। ठीक है जी। यहां हमारा जो प्रयोग होगा वो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रयोग। अर्थात कि इनपुट और जब इनका प्रोसेसिंग होता है ना, तो इसमें क्या रूप बनकर निकलता है। तो जैसे हमने लिया धातु, मान लीजिए कोई धातु ले लिया, जैसे एद धातु लिया। कौन सा ले लिया? एद धातु प्लस अनियर प्रत्यय। एद धातु और अनियर प्रत्यय, तो इसका रूप बनेगा एधनियम। एधि एध नियम। क्या बनेगा? एध नियम। जैसे कि पठ धातु प्लस अनियर प्रत्यय बराबर पठ नियम। क्या बनेगा? पठ नियम। जैसे हंस धातु हसनियम। यानी कि आपको इस प्रकार से इनके रूप बनाने हैं। जैसे हाँ, तो यानी कि जैसे यहां लिख दूं मैं, एद हो गया, पट हो गया, हंस हो गया, खाद हो जाए, खाद मान होता है खाना, प्लस अनियर बराबर खाद्य नियम। क्या बनेगा? खाद्य नियम, सॉरी खाद्य नियम। जैसे गम धातु
क्या धातु है? गम। गम धातु और अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसमें बन जाएगा गमनीयम। गमनीयम। तो कहने का मतलब मेरा आपसे यह है कि हमें इस प्रकार से इनको समझना है, इनको इस प्रकार से हमें समझना है और तरीके से उतारना है, अशुद्धियों का ध्यान रखना है। आपको जहां भी ऐसा लग रहा है कि कोई आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बीच में क्वेश्चन कर सकते हो, इसलिए आपको कोई प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। समझ आए तभी करना। तो ये आपका अनियर प्रत्यय हो जाता है। कौन सा प्रत्यय? अनियर प्रत्यय। लेकिन अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी वह आपका होगा तद्धित प्रत्यय की। किसकी होगी? तद्धित प्रत्यय की। इसलिए आप सभी ध्यानपूर्वक इनको पढ़ें और YouTube में से या अपना PDF में से जहाँ से भी आप इसको देख सकते हो, बाद में भी देख सकते हो। अगर आपसे ऑनलाइन क्लास निकल जाती है तो आप इसका बाद में यूज कर सकते हो, ठीक है ना? तो सभी आराम से नोट करें। चलिए आज क्लास ही समाप्त होती है।